फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स का एक सबसे खतरनाक हथियार मशीन गन था। यह अपने दौर की एक ऐसी इजाद थी जिसके सामने कोई बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं ठहर सकती थी। जब अलाइड पावर्स यानी बरतानिया और फ्रांस के सोल्जर्स अपनी खंदकों से ट्रेंचेस से निकलकर जर्मन ट्रेंचेस की तरफ हमले के लिए बढ़ते तो जर्मन्स की मशीन गन्स हजारों ब्रिटिश और फ्रांसीसी सोल्जर्स को सेकंड्स में हलाक करके गिरा देती। इसका तोड़ अलाइड पावर्स की समझ से बाहर था। ऐसे में क्या हुआ कि एक ब्रिटिश कर्नल स्विंटन को H.G. वेल्स की एक साइंस फिक्शन कहानी याद आ गई। कहानी में लोहे की एक ऐसी गाड़ी का तस्वुर पेश किया गया था जिस पर गोली वोली असर नहीं करती। कर्नल स्विंटन ने यह आइडिया अपने कमांडर को दिया, जहां से ये ख्याल फिर होता होता नेवी मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल तक जा पहुंचा। उन्होंने इसी ख्याल के मुताबिक फौलाद में ढली एक गाड़ी बनाने का एक खुफिया प्रोजेक्ट शुरू भी करवा दिया। जासूसों को दुश्मन स्पाइस को धोखा देने के लिए इस आर्मर्ड व्हीकल लोहे की गाड़ी का नाम पानी ले जाने वाले टैंक के नाम पर टैंक रखा गया, ताकि अगर किसी को इसकी सुन धुन मिल भी जाए तो वो प्रोजेक्ट की बारीकी को ना समझ सके। उस दिन से आज तक जमीनी जंग के इस नए और जबरदस्त हथियार को दोस्तों टैंक ही कहा जाता है, हालांकि ये पानी तो लेकर नहीं जाता। मैं हूं फैसल राइज और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चौथी किस्त में हम आपको टैंकों की एक बड़ी जंग की कहानी ही दिखा रहे हैं। माय क्यूरियस फेलोज 1916 में बरतानिया और फ्रांस वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मन्स के खिलाफ बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे, ताकि जर्मन फोर्सेस को फ्रांसीसी सरजमीन से पीछे धकेला जा सके और दूसरे महाजों से उनकी तवज्जो हटाई जा सके, जैसे कि वर्धा के महाज पर से। एलाइड पावर्स ने हमले के लिए दरिया सोम के इलाके को मुंतखब कर लिया था। यहाँ 37 किलोमीटर तक ट्रेंचेस यूं बिछी हुई थी कि एक तरफ एलाइड पावर्स के मोर्चे थे और दूसरी तरफ जर्मन्स की डिफेंस लाइंस थी। दोनों तरफ से कोई भी फौजी अपनी ट्रेंच से, अपनी खंदक से सर उठाता तो दूसरी तरफ से आने वाली गोली उसका भेजा उड़ाकर रख देती। जर्मन डिफेंस ट्रेंचेस, इनकी खंदकें 3 तहों में आगे पीछे बिछी हुई थी। पहली और दूसरी लाइन के दरमियान में खाली जगह थी जिसे नो मैन्स लैंड कहते थे, जहां कोई फौजी मौजूद नहीं था, कोई इंस्टॉलेशन भी नहीं थी। जर्मन ट्रेंचेस के नीचे दोस्तों 40 फीट की गहराई तक तहखाने भी मौजूद थे, जिनमें बमबारी के वक्त पनाह ली जा सकती थी। ट्रेंचेस की हर लाइन के आगे खारदार तारें, बॉब्ड वायर्स का एक बड़ा सा जाल भी बिछा हुआ था। इस जाल के पीछे ट्रेंचेस के अंदर हैवी मशीन गन्स नस्ब थी। इनमें ज्यादातर MG08 गन्स थी। ये मशीन गन्स 1 मिनट में कम से कम 500 गोलियां फायर कर सकती थी। मशीन गन्स का अमला भी तजुर्बाकार था, बैटल हार्डन था। अलाइड सोल्जर्स को इन्हीं खतरनाक जर्मन मशीन गन्स का सामना हर सूरत करना था। बरतानवी फोर्स जो जर्मन्स पर हमले के लिए आ रही थी, ये 4th ब्रिटिश आर्मी कहलाती थी। इस फौज में ज्यादातर सिपाही पहली बार मैदान जंग में आ रहे थे। ब्रिटिश फोर्स के मरकजी कमांडर डगलस हैक और 4th आर्मी के कमांडर जनरल रॉलिंसन ने एक प्लान बनाया। वो ये कि जमीनी हमले से पहले ब्रिटिश तोपखाना जर्मन फोर्सेस पर इतनी शदीद बमबारी करेगा कि उनके तमाम मोर्चे मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। इसके बाद नौजवान बरतानवी फौजी अपनी पोजीशन से बाहर निकलेंगे और चलते हुए जाकर जर्मन पोजीशंस पर यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह ज्यादा जानी नुकसान उठाए बगैर उन्हें फतह मिल जाएगी। इस प्लान के तहत बरतानवी फौज ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ब्रिटिश पोजीशंस के पीछे नए रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए, सड़कों की मुरम्मत की गई, 3000 तोपें और ताज़ादम फौजी दस्ते भी इस महाज पर पहुंचा दिए गए। इनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान के फौजी भी शामिल थे। उधर फ्रांस ने भी अपने कब्जे वाले शुमाली अफ्रीका और दीगर ममालिक से बड़ी तादाद में फौजी बुला लिए थे। यूं सोम के महाज पर 25 ममालिक 25 कंट्रीज की अफवाज जमा हो चुकी थी। इस महाज पर कुल फौज की तादाद जर्मन फोर्सेस को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो तकरीबन 30 लाख हो चुकी थी। 3 मिलियन सोल्जर्स सोम के महाज पर जमा हो चुके थे। इतने बड़े महाज पर दोस्तों एक राज लेकिन छुपा हुआ था, वो ये कि जर्मनों को बरतानवी प्लान का इल्म हो चुका था, राज राज नहीं रहा। जर्मन्स के पास पूरी इंटेलिजेंस थी कि सोम के महाज पर एक बड़ा हमला किस तरह से होने वाला है। उन्होंने भी इंतजामात शुरू कर दिए थे। मोर्चों में ताज़ा दम दस्ते भेज दिए गए थे। ट्रेंचेस में मौजूद फोर्सेस को सिग्नल्स भेजे जा रहे थे कि वो किसी भी अचानक हमले के लिए तैयार रहें।
जर्मन्स ने अटैक से निपटने के लिए बड़ी तादाद में तोपें और गोला बारूद भी जखीरा कर लिया था। 24 जून 1916 1916 के रोज बरतानवी अटैक शुरू हुआ। एक हफ्ते तक 7 दिन तक ब्रिटिश तोपखाना दिन रात गोले बरसाता रहा। रात को तो यूं लगता था गोया आतिशबाजी हो रही है। बमबारी साथियों इतनी शदीद थी कि एक ब्रिटिश कैप्टन ने अपने घर वालों को लिखा कि भाई इधर हम दुनिया की आखिरी जंग लड़ रहे हैं, आर्मागेडन जारी है। आप सोचें कि अगर ब्रिटिश को ये लग रहा है तो जर्मन्स को क्या लग रहा होगा। बरतानवी फोर्सेस ने दोस्तों कम से कम 15 लाख गोले इस दौरान फायर किए, लेकिन इनमें से 1/3 एक तिहाई गोले फट ही नहीं सके। लिहाजा सिर्फ पहली जर्मन दिफाई लाइन ही तबाह हो सकी। दूसरी और तीसरी जर्मन लाइंस को बहुत थोड़ा नुकसान पहुंचा। 6 दिन की बमबारी के बाद 7वें रोज 1 जुलाई की सुबह 7:30 बजे ब्रिटिश फोर्स ने जमीनी हमला शुरू कर दिया। पहली जर्मन डिफेंस लाइन तो उन्होंने आसानी से अबूर कर ली कि वहां तो बचा ही कुछ नहीं था और ये लोग पहले से तैयार थे। लेकिन जब वो पहली और दूसरी लाइन के दरमियान नो मैन्स लैंड में दाखिल हुए तो सेकंड लाइन में बैठे जर्मन्स तैयार थे। वो हाइडआउट से निकलकर पोजीशंस संभाल चुके थे। उन्होंने अपनी मशीन गन्स के मुंह खोल दिए। बरतानवी फौजियों की लाशों के ढेर लगने लगे क्योंकि वो सीधे आगे बढ़ते आ रहे थे और यही उनको ऑर्डर मिला था। फिर उनके कंधों पर 30-30 किलो से ज्यादा का सामान भी था। उनके पास गोलियों और खाने पीने के अलावा कुदालें और बेलचे भी थे ताकि दुश्मन के मोर्चों पर कब्जे के बाद वो उसे महफूज बनाने के लिए आसानी से काम कर सकें। इस सब का दोस्तों खौफनाक नतीजा ये निकला कि महज 1 घंटे के अंदर 30,000 बरतानवी फौजी नो मैन्स लैंड में मारे गए या शदीद जख्मी होकर गिरते रहे। लेकिन ब्रिटिश कमांडर्स अब भी इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इस फौज के पीछे मजीद 60,000 जवान रवाना कर दिए, यानी कुल 1,20,000 120,000 सोल्जर्स को मैदान में उतार दिया गया। इसका नतीजा ये निकला कि नो मैन्स लैंड का एरिया ब्रिटिश सोल्जर्स का किलिंग ग्राउंड बन गया, कब्रिस्तान बन गया। जर्मन्स की शदीद फायरिंग ने बरतानवी फौज के बढ़ते हुए कदम रोक दिए थे। इस जंग में कुछ ब्रिटिश कमांडर्स ने अपने फौजियों को फुटबॉल भी दिए थे कि जो सोल्जर फुटबॉल को पहले किसी जर्मन ट्रेंच में फेंकेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक पुरजोश फौजी दस्ते ने तो अपने फुटबॉल पर द ग्रेट यूरोपियन कप लिख भी दिया था। लेकिन साथियों, ये कोई खेल थोड़ी था। मैदान जंग में जरा गर्द छटी तो सबने देखा कि इन जैसे कई नौजवान फौजियों की लाशें अपने फुटबॉल्स के पास पड़ी हुई थी। इस दस्ते के कई अफसर भी मारे जा चुके थे, यानी ना तो इनाम देने वाले रहे थे और ना लेने वाले। हाँ, कुछ ऐसे थे जो अपने साथियों की जान बचाने के लिए यादगारें जरूर रकम कर रहे थे। जैसे कि एक ब्रिटिश सोल्जर विलियम मैकफेडजन के हाथ से पिन निकले हुए कुछ हैंड ग्रेनेड गिरे तो वो इनके ऊपर कूद गया। उसके खुद तो परखचे उठ गए जब वो हैंड ग्रेनेड फटा, लेकिन इसके गिर्द चलते हुए साथी बच गए। इस बहादुरी पर विलियम को सबसे बड़ा ब्रिटिश मेडल विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। बहादुरी का ये मुजाहरा दोस्तों दोनों तरफ से हो रहा था, इसलिए ब्रिटिश फोर्सेस बेबस दिखाई दे रही थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स नाकाम दिखाई दे रहे थे तो करीब ही उनके इत्तेहादी फ्रांसीसी फौजी कामयाब होते जा रहे थे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि जर्मन्स के लिए फ्रेंच फोर्सेस का हमला ब्रिटिश हमले के बरक्स बहरहाल एक सरप्राइज था। फ्रेंच मोर्चों के सामने जो जर्मन ट्रेंचेस थी उनमें फौजी भी कम थे और उनके पास ज्यादा असलहा भी नहीं था। फिर फ्रांसीसी फौजी जर्मन मशीन गन्स की ताकत से वाकिफ थे और मुकाबले के लिए तैयार होकर आए थे। वो जमीन पर जिस हद तक मुमकिन हो झुककर दौड़ते हुए आगे बढ़ते थे। फ्रांसीसी फोर्स ने भी नुकसान तो उठाया, लेकिन बरतानवी इत्तेहादियों से बहुत कम। इस कम से कम नुकसान के साथ दोस्तों फ्रांसीसियों ने न सिर्फ जर्मन मोर्चों पर कब्जा किया बल्कि 5,000 के करीब जर्मनों को कैदी भी बना लिया। तो माय क्यूरियस फेलोज, जब 1 जुलाई 1916 1916 का सूरज गुरूब हुआ तो एक दिन के एडवांस में इन वन डे दोनों तरफ से 80,000 सोल्जर्स हलाक या जख्मी हो चुके थे। 60,000 बरतानवी हलाक और जख्मी हुए, जबकि जर्मन्स के 12,000 और फ्रेंच फोर्सेस का नुकसान 7,000 था। ये इतना बड़ा नुकसान था कि हर 4.5 सेकंड में एक इंसान मर रहा था। ये उस तारीख तक ब्रिटिश मिलिट्री का सबसे बड़ा जानी नुकसान था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी सबसे खूनी दिन था। जख्मी फौजी मैदान जंग में इतने बड़े पैमाने पर बिखरे हुए थे कि सबको एक ही रोज उठाकर अस्पताल ले जाना नामुमकिन था। उन्हें हटाने का काम कई रोज तक चलता रहा। सो न जाने कितने ही वो जख्मी फौजी थे जो बर वक्त मेडिकल एड न मिलने की वजह से जान गंवा बैठे और यही मैदान उनकी कब्र बन गया।
एक दिन के एडवांस में दोस्तों इतना भारी नुकसान देखकर ब्रिटिश कमांडर्स घबरा गए थे, लेकिन इस पर भी उन्होंने हमला नहीं रोका। उन्होंने 2 जुलाई से 2 जुलाई से यानी अगले ही रोज दोबारा एक और हमला कर दिया। ये लड़ाई फिर अगले 4.5 माह तक जारी रही और इसमें मजीद फौजियों को झोंका जाता रहा। लेकिन पहले दिन के नुकसानात से बरतानवी फौज ने सबक बहरहाल सीख लिया था और अब वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। इसी वजह से उन्हें दोबारा पहले दिन जितना जानी नुकसान नहीं उठाना पड़ा, लेकिन हलाकतें बहरहाल मुसलसल हो रही थी। दूसरी तरफ जर्मन्स भी अपनी हर दिफाई लाइन के एक एक इंच के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे। हर मोर्चे पर कब्जे के लिए बरतानवी फौजियों को बंदूकों, संकीनों और हत्ता के हाथों तक से लड़ना पड़ रहा था। दो लड़ाई तक बात पहुंच चुकी थी। बाज़ औक़ात तो जर्मन्स फ्लेम थ्रोअर्स की मदद से हमलावरों को जला भी देते थे। जिन ट्रेंचेस पर दुश्मन यानी एलाइड पावर्स के सोल्जर्स काबिज हो जाते थे, जर्मन उसको दोबारा कब्जे में लेने के लिए काउंटर अटैक्स भी कर रहे थे। यानी इस तरीके से उन्होंने दुश्मन की पेशकदमी को सुस्त कर रखा था। इस दौरान यह हुआ कि बरसात भी शुरू हो गई। इतनी बारिशें हुई कि मैदान जंग में कीचड़ हो गया और तोपों को हरकत देना, बारूद ले जाने वाली घोड़ा गाड़ियों को चलाना बहुत मुश्किल हो चुका था। ब्रिटिश आर्मी ने इस महाज पर जहरीली गैस भी फैलाई, जिसकी आड़ में ब्रिटिश फौजी गैस मास्क पहने दुश्मन पर हमला करते थे। ताहम ये तकनीक भी ज्यादा कामयाब नहीं रही। जब बरतानिया ने देखा कि उसकी फौजें दुश्मन को यानी जर्मन्स को शिकस्त देने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो रही, तो उसने अपना सबसे ताकतवर हथियार मैदान में उतार दिया। ये हथियार जर्मन मशीन गन्स का बेहतरीन तोड़ था और खास तौर पर ट्रेंचेस तबाह करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस हथियार का नाम था टैंक। मैक्यूरस फेलोज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैंक्स अभी तरक्की के इब्तदाई मराहल में थे। बरतानिया में 1915 में टैंक्स के कुछ इब्तदाई मॉडल्स तैयार करके इनके टेस्ट किए गए थे। होते होते मार्क 1 टैंक तैयार हुए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फिर इस्तेमाल किए गए। इन्हें मेल और फीमेल कैटेगरीज में तकसीम किया गया था। मेल टैंक्स जो थे उनमें कम से कम 2 तोपें और 3 मशीन गन्स नस्ब होती थी, जबकि फीमेल टैंकों में सिर्फ मशीन गन्स थीं, तोपें नहीं हुआ करती थी। हर टैंक के पीछे 2 बड़े पहिए भी लगे होते थे जो उसे आगे बढ़ने में मदद देते थे। इन फौलादी मशीनों पर आम गोलियां तो असर नहीं करती थीं, इन्हें सिर्फ तोप के गोलों से ही तबाह किया जा सकता था। इसके अलावा ये दुश्मन के मोर्चों के बाहर मौजूद बार्ब्ड वायर्स को कुचलते हुए ट्रेंचेस तक पहुंच जाते थे और उन्हें कुचल देते थे, उन्हें गिरा देते थे, उसका रास्ता ऊपर से बंद कर देते थे। यानी ट्रेंच वॉरफेयर का स्टेलमेट तोड़ने के लिए ये बेहतरीन मशीन थी। तो अब बरतानिया ने सोम के महाज पर इन्हीं टैंक्स को उतारने का फैसला कर लिया था। 15 सितंबर 1916 के रोज पहली मर्तबा 32 मार्क 1 टैंक मैदान जंग में भेज दिए गए। इनकी मौजूदगी को इस कदर खुफिया रखा गया था कि हमले की सुबह तक बहुत से बरतानवी फौजियों को भी मालूम नहीं था कि महाज पर उनकी तरफ से टैंक आगे जाएंगे। 15 सितंबर की सुबह जब टैंक चलना शुरू हुए, उन्होंने मूवमेंट शुरू की, तो उनका शोर इतना था कि जर्मन बरतानवी फौजी भी घबरा गए और मोर्चों से बाहर निकलकर झांकने लगे कि ये क्या हो रहा। वो सब हैरान थे कि ये किस किस्म का हथियार हमारे सामने आ गया। मार्क 1 टैंक्स को इस तरह मैदान में भेजा गया था कि इनके पीछे पीछे पैदल दस्ते भी आ रहे थे। इसके अलावा ब्रिटिश तोपखाना भी मुसलसल जर्मन मोर्चों पर गोलाबारी कर रहा था। लेकिन उस गोलाबारी को इस तरह से अरेंज किया गया था कि दरमियान में थोड़ी थोड़ी विंडोज रखी गई थी और ये वही जगह थी जहां पर टैंकों ने चलना था और उनके पीछे पैदल फोर्सेस थी, ताकि टैंक्स इन्हीं विंडोज से गुजरकर दुश्मन की ट्रेंचेस तक पहुंच सकें और उन्हें तबाह कर सकें। लेकिन दोस्तों, इन टैंक्स की रफ्तार इंतहाई कम थी, महज 3 मील फी घंटा। इससे तो पैदल सिपाही आगे निकल जाते थे। फिर इन टैंकों में कई फनी खराबियां भी उस वक्त देखने में आई। कम से कम 14 टैंक्स ऐसे थे जो रास्ते में या तो बंद हो गए या फिर कीचड़ और गड़ों वगैरह में फंस कर रुक गए। बाकी 18 टैंक्स में से 18 में से 10 को जर्मन्स ने गोलाबारी करके तबाह कर दिया। सिर्फ 8 टैंक्स अपनी तय करदा पोजीशंस पर टारगेट्स तक पहुंचने में कामयाब रहे। जंगी टैंक्स अपनी पहली लड़ाई में दोस्तों कोई कारनामा अंजाम देने में नाकाम हो गए थे। ताहम इस लड़ाई में बरतानवी फौजियों को कुछ फतह मिल गई थी और थोड़ा सा एरिया उनके कब्जे में आ गया था। द बैटल ऑफ सोम 1 जुलाई से 18 नवंबर तक यानी 1 जुलाई से 18 नवंबर तक 1916 में जारी रही। तकरीबन 141 दिन 141 डेज। 18 नवंबर को ब्रिटिश जनरल हेग ने यह हमला खत्म करने का हुक्म दे दिया। इस जंग में एलाइड पावर्स यानी बरतानिया और फ्रांस ने महज 6 माइल्स पेशकदमी की थी, यानी तकरीबन 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक।
10 किलोमीटर पेशकदमी के दौरान दोनों तरफ से 10 लाख 1 मिलियन से जायद फौजी हलाक या जख्मी हो चुके थे। यानी हर 1 किलोमीटर पर कम से कम 1 लाख फौजियों की लाशें पड़ी थी। हलाक होने वालों में उस वक्त के बरतानवी वजीर आजम का 37 साला बेटा रेमिन अस्क्वैथ भी शामिल था। इसके अलावा बरतानवी पार्लियामेंट के 2 अरकान भी इस जंग में मारे जा चुके थे, जबकि मुस्तकबिल के बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हेराल्ड मैकमिलन इस लड़ाई में 2 बार जख्मी हुए। वो बाद में 1957 1957 से 1963 1963 तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दोस्तों रहे। इस लड़ाई में बरतानवी फौज के कुल 4,20,420,000 जवान हलाक या जख्मी हुए। फर्स्ट बैटल ऑफ द सोम में फ्रांसीसी फौज को 1,94,194,000 लाशें या जख्मी उठाने पड़े। जर्मनों का जानी नुकसान था 4,40,440,000 हलाक या जख्मी। सोम के महाज पर दोस्तों जर्मनी के फ्यूचर चांसलर एडोल्फ हिटलर भी जंग लड़ रहे थे। दुश्मन की फायरिंग से उनकी टांग जख्मी हो गई थी, तहम कुछ अरसा अस्पताल में रहने के बाद वो सेहतयाब हो गए और वेस्टर्न फ्रंट पर लौट आए। सोम के महाज पर बरतानिया और फ्रांस यानी एलाइड पावर्स को वाज़ेह शिकस्त हुई थी। इस तरह स्टेलमेट तोड़ने और जंग को जल्द खत्म करने की एलाइड एफर्ट नाकाम हो गई थी, बल्कि ये जंग जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म करने के लिए शुरू की गई थी वो वेस्टर्न फ्रंट पर सबसे खूनी जंग साबित हो चुकी थी। तमाम बरतानवी जनरल हेग फिर भी बज़िद थे कि हम तो सोम की जंग जीत गए हैं, हम कब हारे हैं। उन्होंने लंदन में अपनी हुकूमत को इस हवाले से जो रिपोर्ट लिखी उसमें फतह का ऐलान किया गया था। उन्होंने लिखा कि सोम की वजह से वर्दा के महाज पर फ्रेंच फोर्सेस को रिलीफ मिल चुका है, जर्मनों की फौज का बड़ा हिस्सा वेस्टर्न फ्रंट पर आकर फंस चुका है और दुश्मन की ताकत में खासी कमी आई है। ये नतायज सोम की लड़ाई को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी हैं, ये उन्होंने लिखा। इसके मुकाबले में साथियों जनरल हेग के मुखालफिन सोम की बैटल को, सोम की जंग को बरतानिया की शिकस्त मान रहे थे। डेविड लॉयड जॉर्ज जो सोम की लड़ाई के बाद 1916 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने भी इस लड़ाई पर तनकीद की। उन्होंने कहा हमारे 4 लाख से ज़ायद जवान एक फजूल लड़ाई में मरवा दिए गए हैं। माय क्यूरियस फेलोज, सोम के महाज पर तो बरतानिया और फ्रांस एलाइड पावर्स नाकाम हो गई थी, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट से हजारों मील दूर एक और महाज पर उन्हें कामयाबी की पूरी उम्मीद थी। ये महाज था मिडल ईस्ट, मशरिक़ वुस्ता का महाज, जहां उनका मुकाबला ऑटोमन एम्पायर से, सल्तनत उस्मानिया से था। 1916 1916 में हिजाज के अरब हुक्मरान ब्रिटिश एजेंट लॉरेंस ऑफ अरेबिया की कमान में तुर्कों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। बरतानिया की नजरें ऑटोमन एम्पायर के इन्हीं इलाकों जो आज फ़लस्तीन और शाम में शामिल हैं इन पर गड़ी हुई थी। इन इलाकों पर कब्जे का मतलब ये था कि कम से कम एक सेंट्रल पावर यानी ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक ऐसी कैंपेन का आगाज होता है जिसमें पहली बार अरब और यहूदी फौजी एक ही परचम तले ऑटोमन आर्मी के खिलाफ लड़ने लगे थे। ये कैंपेन क्या थी? फ्रांसीसी कमांडर सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर क्या करने गए थे और क्या बोले थे? अरबों को तुर्कों से बेवफाई का सिला क्या मिला था? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीरीज की अगली 5वीं किस्त में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगरचे 100 साल से पुरानी जंग है, लेकिन इसकी कहानियां कभी पुरानी नहीं होंगी। दूसरी जंग अजीम से पहले तक ये इंसानी तारीख की सबसे खूनरेज जंग थी। कैसे एक छोटे से इख्तलाफ से द ग्रेट वॉर शुरू हो सकती है, ये जानने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मुकम्मल कहानी जान लीजिए और ये देखिए स्पेन में मुसलमानों के 800 साल का दौरे हुकूमत कैसा था।